नमस्कार। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो अक्सर हमारा ध्यान युद्ध और संधियों पर ही जाता है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को खंगालने वाले हैं, राजस्थानी लोक नाट्य। इसे सिर्फ मनोरंजन समझने की भूल मत कीजिएगा। ये कलाएं अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस ऐतिहासिक मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम किन किन विषयों को कवर करेंगे, जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ख्याल और उसके प्रकारों से, फिर तुर्रा कलंगी, नौटंकी, तमाशा और रम्मत की बात करेंगे। इसके बाद राजस्थान के सबसे पुराने नाटक गवरी को समझेंगे और आखिर में भवई और स्वांग कला पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, आजकल आम बोलचाल में हम अक्सर कह देते हैं ना कि क्या तमाशा लगा रखा है या नौटंकी मत कर, अनजाने में ही सही, लेकिन हमने इन शानदार कलाओं की गंभीरता को काफी कम कर दिया है। लेकिन असल में लोक नाट्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही जटिल और गहरा माध्यम रहा है। इसमें सालों का अभ्यास और एक गहरी सांस्कृतिक समझ छिपी होती है। तो चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, ख्याल। ख्याल का सीधा सा मतलब होता है खेल। इसमें होता यह है कि ऐतिहासिक या पौराणिक कहानियों को संगीत के साथ गाकर एक खेल की तरह प्रस्तुत किया जाता है। अब स्क्रीन पर दी गई इस जानकारी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। कुचामणी ख्याल, इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी थे। इसमें खास बात यह है कि सिर्फ पुरुष हिस्सा लेते हैं और वो भी काफी ऊंचे स्वर में गाते हैं। जयपुरी ख्याल थोड़ा अलग है। इसमें गुणीजन खाना के कलाकार होते थे और ये अकेला ऐसा ख्याल है जहां महिलाओं को मंच पर अभिनय करने की पूरी छूट थी। शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल की शुरुआत नानूराम जी ने की थी, लेकिन इसे असली पहचान दुलिया राणा की शानदार कॉमेडी ने दिलाई। और अंत में हेला ख्याल, जो दौसा के लाल सॉट का है। इसमें एक बहुत ही तेज आवाज, जिसे हेला मारना कहते हैं, से शुरुआत होती है और नौबत वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ख्याल को अच्छे से समझने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। जैसे जो व्यक्ति पूरे ख्याल को डायरेक्ट करता है और कहानी सुनाता है, उसे हलकारा कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर और करौली इलाके में जो कन्हैया ख्याल होता है, वहां इसी सूत्रधार को मीडिया कहा जाता है। यानी जैसे जैसे इलाका बदलता है, वैसे वैसे नाम भी बदल जाते हैं। ये बहुत ही शानदार क्षेत्रीय विविधता है। इसी कड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी अलवर के मुंडावर क्षेत्र की भी है, अली बख्शी ख्याल। इसके संस्थापक थे अली बख्श, जो एक मुस्लिम नवाब थे। लेकिन वो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने कृष्ण लीलाओं पर नाटक ही शुरू करवा दिए। उन्हें बड़े सम्मान से राठ का ठाकुर कहा जाता था। और हाँ, ये ख्याल स्थानीय अहीरवाटी बोली में किया जाता है। ये कला के जरिए सांस्कृतिक सद्भाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं तुर्रा कलंगी और नौटंकी की तरफ। मेवाड़ और भरतपुर क्षेत्र की ये दोनों कलाएं मंच पर अपने सहयोग और गतिशीलता के लिए बहुत मशहूर हैं। तुर्रा कलंगी का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। मेवाड़ से शुरू हुई इस कला का अंदाज किसी काव्यात्मक वाद विवाद जैसा होता है, जिसे गम्मत कहा जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं। पहला है तुर्रा पक्ष, जिसकी शुरुआत एक हिंदू संत तुकनगीर ने की थी। ये भगवान शिव का प्रतीक है और इसका झंडा भगवा होता है। दूसरा है कलंगी पक्ष, जिसे एक मुस्लिम संत शाह अली ने शुरू किया था। ये माता पार्वती का प्रतीक है और इनका झंडा हरा होता है। सोचिए, उस दौर में दो अलग अलग धर्मों के कलाकारों का एक साथ मंच साझा करना कितनी बड़ी और ऐतिहासिक बात थी। अब नौटंकी की बात करते हैं। मूल रूप से तो ये उत्तर प्रदेश के हाथरस की कला है, लेकिन इसे भरतपुर लेकर आए के भूरीलाल जी और बाद में गिरिराज प्रसाद जी ने इसे और भी आगे बढ़ाया। इसकी खासियत जानते हैं क्या है? इसमें पूरे 9 अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और बिल्कुल जयपुरी ख्याल की तरह ही इसमें भी महिला कलाकारों को मंच पर अभिनय करने की पूरी आज़ादी होती है। हमारी अगली चर्चा तमाशा और रम्मत पर है। आइए अब जयपुर के राजसी तमाशे और बीकानेर जैसलमेर की विद्रोही रम्मत की दुनिया में चलते हैं। जयपुर का तमाशा दरअसल मूल रूप से महाराष्ट्र की कला है। इसे जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने शुरू करवाया था, जब उन्होंने महाराष्ट्र के एक मशहूर कलाकार बंशीधर भट्ट को यहाँ आमंत्रित किया। तमाशा हमेशा अखाड़ा कहे जाने वाले खुले मैदानों में होता है और इसका एक बहुत ही कड़ा अनुशासन है। प्रदर्शन के दौरान कलाकारों को मांस और मदिरा से पूरी तरह से दूर रहना पड़ता है।
अब स्क्रीन पर लिखी इस पंक्ति को पढ़िए। कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझको जेल जाना है, हिंदुस्तान न तेरा है न तेरे बाप का। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये शब्द हैं तेज कवि के, जो जैसलमेर के एक रम्मत कलाकार थे। बात 1943 की है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की। उन्होंने स्वतंत्र बावनी नाम की रचना की और अपनी कला को ही स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बना लिया। जब अंग्रेजों ने उनके खिलाफ वारंट निकाला तो वो छिपने के बजाय सीधे ब्रिटिश कमिश्नर के घर पहुंच गए और ये कविता सुना दी। कला में कितनी ताकत हो सकती है, ये उसका एक शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है। तो आखिर ये रम्मत है क्या? रम्मत का मतलब भी खेल ही होता है। बीकानेर और जैसलमेर में पुष्करणा ब्राह्मण समाज के लोग इसे लकड़ी के पाटों पर खेलते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी रम्मत शुरू होने से पहले लोक देवता रामदेव जी की वंदना जरूर की जाती है और इसमें बारिश के मौसम से जुड़े चौमासा और देवी देवताओं वाले लावणी गीत खूब गाए जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने अगले और बहुत ही अहम पड़ाव पर, गवरी। ये राजस्थान की प्रदर्शन कलाओं की सबसे प्राचीन और जनजातीय जड़ों का हिस्सा है। गवरी, जिसे राई भी कहा जाता है, सभी लोक नाट्यों का सुमेरु यानी सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ये राजस्थान का सबसे पुराना लोकनाट्य है। मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला ये नाटक पूरे 40 दिन तक चलता है। ये सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर इसकी शुरुआत होती है और इन 40 दिनों तक कलाकार बहुत ही कठोर नियमों का पालन करते हैं। इस गवरी के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है, शिव और भस्मासुर की। भस्मासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। वरदान तो मिल गया, लेकिन उसने सोचा क्यों ना इसे शिवजी पर ही आजमाया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी का रूप लिया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। नाचते नाचते भस्मासुर सब भूल गया और उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया और खुद भस्म हो गया। गौरी नाटक में भगवान शिव का जो किरदार होता है उसे राई बुढ़िया कहा जाता है। हमारी इस क्षेत्रीय यात्रा का आखिरी हिस्सा है भवई और स्वांग कला। ये कलाएं पूरी तरह से शारीरिक अभिनय, भेष बदलने और रहस्य पर टिकी हुई हैं। उदयपुर संभाग की भवई कला अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इसके प्रवर्तक बाघाजी और नागोजी थे। इसकी सबसे बड़ी और अनोखी बात यह है कि मंच पर कोई भी कलाकार अपना असली नाम या परिचय कभी नहीं बताता। वे पूरी तरह से गुमनाम रहते हैं। यहाँ बस पुरुष पात्रों को सगाजी और महिला पात्रों को सगी कहकर बुलाया जाता है। भवई कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का काम शांता गांधी ने किया था। उन्होंने जसमल ओडन नाम के नाटक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया। ये कहानी एक बहुत ही वफादार आदिवासी महिला की है, जिसने एक शक्तिशाली राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पति के साथ रह सके। ये एक बेहद जरूरी तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अंत में बात करते हैं स्वांग या बहरूपिया कला की। इसका इतिहास देखें तो 1600 के दशक में भीलवाड़ा के मांडल में मुगल बादशाह शाहजहां के सामने नाहर नृत्य यानी शेरों का नृत्य पेश किया गया था, जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और अगर आज के आधुनिक युग की बात करें तो जानकीलाल भांड जी का नाम सबसे ऊपर आता है। पूरी दुनिया उन्हें मंकी मैन के नाम से जानती है। उन्होंने इस कला को संरक्षित भी किया और नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक सवाल जो हमारे मन में आना चाहिए वो ये है, इन लोक नाट्यों के जटिल इतिहास, इनके संस्थापकों और क्षेत्रीय बारीकियों को जानने के बाद क्या राजस्थान की छवि सिर्फ योद्धाओं की भूमि तक सीमित रह जाती है, या फिर ये हमें एक बेहद ही परिष्कृत, जीवंत और शाश्वत कलाओं के केंद्र के रूप में भी दिखाई देता है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने राजस्थान की ऐतिहासिक लोक कलाओं को समझने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया दिया होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।